अनवार एक अमीर आदमी था। 40 एकड़ जमीन, गाड़ी, बंगले, हर चीज की फरावानी थी। बस एक कमी थी और वो ये कि उसकी शादी नहीं हो रही थी और उम्र भी 40 से तजावुज कर गई थी। फिर एक दिन उसे एक लड़की के रिश्ते की पेशकश हुई, लेकिन अनवार ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की उससे उम्र में बहुत छोटी थी, बल्कि निस्फ उम्र की थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि गांव की एक बड़ी सी हवेली के बाहर नौकर चाकर जमा थे। जमींदार अनवार की कार खड़ी हुई थी। अनवार घर से बाहर निकला तो मुलाजिम बाअदब होकर उसकी तरफ लपके। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा शरीफ, घर पे सब खैर? कोई मसला? सर आपके होते हुए कौन सी परेशानी? छोटे बेटे की तबीयत सही नहीं थी। तुमने डॉक्टर को दिखाया? मैं अम्मी ने दवाई खिलाई है, कुछ बेहतर। ठीक। अच्छा ये बताओ कि बाहर गेट पे गाड़ी किसकी खड़ी है? बता तुम्हें कौन है? सर वो छोटे जमींदार बशीर साहब। ओहो, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर वो भूल गया तुम। अच्छा ठीक है, बुलाओ। नौकर दौड़े दौड़े औताक की तरफ गए और वापसी पर बशीर को साथ ले आए। वालेकुम सलाम। चाचा आपने मुझे कमाल कर दिया। कब आए? खैरियत? अरे मैंने सोचा यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। क्या करें चाचा, काम में इतना उलझ गया हूँ कि टाइम नहीं मिलता है। अब इतनी ज्यादा जमीन है, मुझसे अकेले जो ना नहीं संभलती। हाँ ये तो है। अरे शादी कर लो, बीवी तुम्हारा हाथ बटा देगी। अरे चाचा, इस उम्र में भला मुझे कौन अपनी बेटी देगा? अरे क्या कमी है तुममें? दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं देखूं लड़की तुम्हारे लिए। अरे आप मेरे बड़े, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप देख लें। ठीक है, शायद तुम कहीं जा रहे थे। हाँ चाचा, मैं जरा जमीनों पर जा रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लगे कि आपको चाय पानी कुछ खाना पीना। नहीं कोई बात नहीं, बस मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है तुमसे। चले ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बशीर के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटी और एक बेटे की शादी हो चुकी थी, जबकि तीसरी बेटी कमल, जिसकी उम्र सिर्फ 20 बरस थी, अभी कुंवारी थी और बशीर बेटी के रिश्ते के लिए परेशान था। बाप अपनी बेटी की शादी किसी खुशहाल घराने में करना चाहता था। शब्बीर ने देखा कि छोटी हवेली में बशीर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ गहरी सोच में गुम था। सही सब चाय। हाँ यार रख दो और जाके बेगम साहब को भेजो। जी। उधर शब्बीर ने देखा कि बशीर की छोटी बेटी माँ के सामने मुंह बनाए बैठी थी। अरे तूने क्या समझा हुआ है? हर रोज तेरी नई नई फरमाइशें। तेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है तुझे कार ला कर दे। एक दफा शादी होने दे, फिर अपने शौहर से हर फरमाइश पूरी कर लेना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कार चाहिए तो चाहिए, और वो भी नहीं। बेगम साहब आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। अच्छा, अब्बू को मेरा पैगाम देना मत भूलिएगा आप। मैं कुछ नहीं कह रही, जो कहना है अपने बाप से खुद आकर कहना। बशीर की बीवी बेटी से जान छुड़ाकर शौहर के पास पहुंच गई। अरे तुम्हारी बेटी ने तो एक नाक में दम कर रखा है, जब देखो कोई एक नई फरमाइश। आप क्या मांग लिया उसने? क्या मांग लिया? अरे साहबजादी को हर हाल में एक नई गाड़ी चाहिए। बेगम तुमने सुना है ना कि अल्लाह ताला शकरखोरे को शकर दे देता है। तो फिर क्या? अच्छा सुनो, बोलो। देखो मेरे जहन में ख्याल आया, जरा सोच के बताना कि मैं गलत हूँ या सही। अब बताओ भी। अरे कल अनवर आया था, अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। हैं? क्या तुम इतनी उम्र के आदमी से अपनी 20 साल की लड़की की शादी करोगे? क्या हो गया, सठिया गए हो क्या? देखो जज्बाती बातें मत करो, उसके पास जागीर है, तुम्हारी बेटी ऐश करेगी। हरगिज नहीं। और क्या वो कर लेगा? और तुम अच्छे लगोगे उससे ही कहते हुए मेरी बेटी से शादी कर ले। अरे भाई सुनो, मैंने अनवर को बुलाया चाय पे, वो आए तो चाय भिजवा देना। ठीक है, लेकिन कोई बेवकूफी बात मत करना। बशीर की बीवी जा रही थी और उधर से अनवर आ रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। अरे अनवर, तुम बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। चलो आओ बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। बड़ी देर कर दी तुमने। हाँ चाचा, बस वो ट्रैफिक बहुत जाम था ना, उसके लिए माजरत।
अरे मैंने अभी तुम्हारी चाची से तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़की ढूंढने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है मैं ढूंढ दूंगी लड़की। अरे चाचा मुझे पता है कि चाची मेरे लिए कोई अच्छी लड़की जरूर देख लेंगी। अच्छा बात सुनो, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, जरा सोच समझ के जवाब देना मुझे। अरे तुमने मेरी छोटी बेटी कमल देखी है? हाँ वो कमल, अरे वो तो मेरी गोदों की खिलाई हुई है। अब तो माशाल्लाह 18-20 साल की हो गई। हाँ देखो तुम मेरे दोस्त भी हो और बेटों की तरह भी हो। हाँ ये तो है। मैं चाहता हूँ कि कमल का रिश्ता कि अच्छे और शरीफ घराने में हो। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। क्यों फिर कहीं बात चल रही है क्या उसकी? अरे बात तो अभी चलेगी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। क्या हो गया चाचा आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी उम्र देखी आपने? वो इतनी छोटी 18-20 साल की, और भला मुझसे शादी क्यों करेगी? अरे हमारे यहाँ 15-20 साल का फर्क मियां बीवी के दरमियान कोई फर्क नहीं होता। बस तुम हाँ कर दो। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आपने उससे बात की? अरे भाई मैं बाप हूँ, उससे पूछने की क्या जरूरत है? जहां मैं चाहूंगा वहां शादी करूंगा। देखें चाचा आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। माना कि मैं कमल को पसंद करता हूँ, लेकिन उसकी रजामंदी जरूरी है ना। मैं चाहूंगा कि मैं उससे खुद बात कर लूं। भाई मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम दोनों के आपस में मिजाज मिल जाए। मैं भी बुलाता हूं कमल। नहीं बुलाने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करें कि आप उसका नंबर मुझे दे दें, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। अच्छा यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अनवर और कमल के दरमियान 2-4 मुलाकातें क्या हुई। अनवर कमल को पसंद करने लगा और फिर शादी की पेशकश कर दी। ये मुलाकातें कमल के लाउंज ही में होती थीं। वो दोनों खुले लॉन में थे। कमल मोबाइल फोन में मसरूफ थी, किसी से चैटिंग कर रही थी और हंसती जा रही थी, जबकि अनवर संजीदगी से उसे देख रहा था। कमल एक बात कहूं? बोले। तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगने लगी हो। शादी करोगे मुझसे? शादी? अगर आपकी वक्त पे शादी हो जाती ना तो आज मेरे जैसे बच्चे होते हैं आपके। हाँ तो मैं यूं ही ना, तुम कर लो शादी। लेकिन जानो तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूंगा मैं। हर फरमाइश? ओके, लेकिन आप तो पाकपतन में रहते हैं ना, और मुझे तो वहां नहीं रहना। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे शहर में तुम्हें बंगला बना कर दे दूंगा। और गाड़ी? जो तुम कहोगी। हाँ लेकिन अगर आपने मुझे खुश नहीं रखा तो? तुम बता देना ना कि कैसे खुश रखना होगा तुम्हें। चलो सोच के बताऊं। इसी दौरान कमल के फोन पर एक कॉल आ गई। हेलो, तुमने इस वक्त कॉल की है मुझे? हम रात में बात करेंगे व्हाट्सएप पे, अभी शादी चल रही है। अरे मेरा मतलब शादी की बात चल रही है। तुम्हें पता है मुझे लैंडलॉर्ड आदमी ने प्रपोज किया, मतलब पैसा भी बहुत है उसके पास। तुम्हारे पास तो इतनी सारी हैं फ्लर्ट करने के लिए। हाँ हाँ बाबा, बुला लूंगी शादी में, अभी होने तो दो। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। किसका फोन था? अरे मेरी फेसबुक फ्रेंड का फोन था, वही तंग करता रहता है। तो तुमने बताया ना उसे कि हमारी शादी हो रही है? क्या? हेलो मिस्टर, मैंने उसको वैसे ही मजाक में बोल दिया था। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखो कमल, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। ठीक है, सोच के बताऊं। 20 साला कमल ने अपने से दुगनी उम्र के मालदार आदमी से शादी कर ली और एक बड़े से बंगले में रहने लगी। 3 बरस तक कोई औलाद नहीं हुई, जिस पर कमल ने एक ले पालक चुन लिया। शौहर से बेजार हो गई, लेकिन शौहर की दौलत ने उसे बांध रखा था। इस दौरान वो अपने फेसबुक फ्रेंड शहबाज से घंटों बातें करती और फिर उसके जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। उस दिन कमल का शौहर घर पर नहीं था, शहबाज से फोन पर बातें कर रही। कैसे कर लूं? वो बुढ़ा मरेगा तो करूंगी ना तुमसे शादी। तो कत्ल करोगी क्या उसको? पागल हो गए हो क्या? वैसे भी बहुत बीमार रहता है, थोड़ा सा ही टाइम है। कुछ करो यार, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा रुको, मुझे उनकी कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कमल ने अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के घर मशहूर कर दिया था कि उसका शौहर बीमार है, इसलिए वो घर से नहीं निकल सकती।
साथ ही साथ ये भी कह दिया कि डॉक्टरों ने तीमारदारी से भी मना किया है क्योंकि बीमारी दूसरों को भी लग सकती है। वो कर ये रही थी कि शौहर को मुबैना तौर पर दवा के नाम पर जहर दे रही थी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता शौहर को मफलूज करके रख दिया। फिर उसने तमाम जायदाद के कागजात पर अंगूठा लगवा कर अपने नाम कर लिया और शौहर को एक कमरे में कैद कर दिया। और इस तरह 1 साल गुजर गया कि कंवल के वालिदैन ने न तो बेटी और न ही दामाद से मिल सके। अरे कंवल की माँ, पूरा 1 साल हो गया, तुम्हारी बेटी ने घर का चक्कर ही नहीं लगाया और ना ही दामाद से बात कराई। खुदा ना खास्ता। आपने भी तो जाकर मालूम नहीं किया। जाकर पता कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं वो किस हाल में है। ठीक है, मैं कल जाता हूँ, अल्लाह सब खैर करेगा। कंवल के बाप के अचानक घर जाने पर सारा खेल खुलकर सामने आ गया। दामाद एक कमरे में 1 साल से कैद था और बेटी अपने आशना के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, जिस पर बाप ने अपनी ही बेटी के खिलाफ अदालत में दामाद के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया और अदालत की मदद से दामाद को अपने घर ले आया और उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। शब्बीर ने देखा कि कंवल का बड़ा भाई आसिम इंतहाई गुस्से के आलम में टहल रहा था। उसके वालिदैन सर झुकाए खामोश बैठे थे। फिर कंवल का भाई घर से बाहर निकल गया। उस दिन हुआ ये कि जब कंवल के बड़े भाई को अपनी बहन के मुजरिमाना कारनामों का इल्म हुआ तो उसकी मुबैना गैरत और गुस्सा जाग उठा और उसने अपनी एक बहन के घर आई हुई छोटी बहन कंवल को गोली मारकर कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो हमने वो जगह को सिक्योर किया, फिर फोरेंसिक की टीम आई, उसने अपनी एविडेंसें कलेक्ट की। उसके बाद डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया और मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर हमने मुलजमान को रेड किया तो विदिन नो टाइम 1 या 2 घंटे लगे होंगे तो दोनों मुलजमान गिरफ्तार कर लिए और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। और इसमें पुलिस ने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। दोनों को आला कत्ल के साथ चालान भी किया गया है और पुलिस ने उन्हें हक्की गुनहगार कर चालान किया। अभी वो जुडिशियल है तो इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन से मिलके तो वो कैफर किरदार तक उनको पहुंचाया जाएगा और इबरत का निशान बनाया जाएगा। तो मेरी वालदा का कत्ल कर दिया गया, मतलब कासम बशीर, मतलब कासम और मेरे नानो ये मौके पर थे। जमीन के लालच में आकर इन्होंने मेरी वालदा का कत्ल कर दिया गया और ये नोटिस सीएम पंजाब ले, ये दरख्वास्त सीएम पंजाब, हमें इंसाफ चाहिए, ये आवाज़ सीएम पंजाब तक पहुंचनी चाहिए। मेरी वालदा का कत्ल कर दिया सिर्फ 40 एकड़ ज़मीन के लिए। मलक कासम, मलक आमर और मेरे नाना ने मौके पर कत्ल किया, फाइल लगाए हैं। और जो मेरा नाना है और वो उस साजिश करने वाला था, मरवाने वाला था। देखें, सीएम साहब की बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि यहाँ पे जो भी जुर्म करेगा उसको उसके जुर्म के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के खिलाफ जराइम पैदा होते हैं उन पे सख्त एक्शन लिया जाता है। और आप देख लें कि पाकपतन में कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट कोई वाक़या अनअटेंडेड नहीं है, सबको गिरफ्तार किया है और इबरत का निशान बनाया है। और इसी तरह ये भी प्रोसिक्यूशन से मिलके हम इन मुलजमान को भी इबरत का निशान बनाएंगे, इंशाल्लाह ये सजा हो। पुलिस ने मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में एक ऐसी औरत को देखा है जिसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई और वो अपने शौहर और सास से खुश नहीं थी। इससे पहले कि वो शौहर से तलाक लेकर चली जाती, कुदरत ने उसे एक प्यारे से बेटे से नवाज दिया। फिर देखते देखते बेटा 4 बरस का हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक अधेड़ उम्र औरत आंगन में अलगनी पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी कि एक कमरे से उसकी बहू के चीखने की आवाज आई तो वो कान लगाकर सुनने लगी। बहू अपने बच्चे को बुरी तरह डांट रही थी और बच्चा मुसलसल रो रहा था। मम्मा खाना दे दो। जाकर अपनी दादी से मांग, अपने बाप से मांग खाना। तेरा बाप मुझे कमा कमा के दे रहा है क्या? चुप हो जा, चुप बिल्कुल, वरना मैं उठा के फेंक दूंगी। चुप हो जा, समझ नहीं आ रही है, गला तो बांधूंगी मैं तेरा। हाँ चुप बिल्कुल, चुप हो जा ना।
एक तो इतना परेशान करके रखते हैं ये माँ बेटे दोनों। कपड़े सुखाती हुई सास ने सुना तो उसके पैरों से जमीन निकल गई और वो सारा काम काज छोड़कर बहू के कमरे की तरफ दौड़ी। हाँ, इधर मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ ने मारा? अरे बेरहम, तुझे शर्म नहीं आई? बच्चे को तूने जंगलियों की तरह पीट डाला। बच्चे ने दादी की आवाज सुनी तो दौड़कर दादी के पास आ गया और उससे लिपट गया। बच्चा सहमा हुआ और खामोश था। मारूंगी मैं, और बहुत मारूंगी इसको। तुम कौन होती हो? मेरी औलाद है, इधर दो इसे। बहू बच्चे को छीनने लगी तो पोते ने दादी को और जोर से पकड़ लिया और रोने लगा। हट जा यहाँ से, दफा हो जा। मुझे सब पता है, सुन रही थी मैं। खाना ही तो मांग रहा था तुमसे। क्या मांगा उसने? वो भी नहीं दे सकती तुम इसको। चल मेरा बच्चा, टॉफी दूं तुझे? नहीं, मुझे बिस्किट चाहिए। अल्लाह, बेरहम औरत, गाल भी लाल कर दिए तूने। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तेरे करतूत। तो क्या करेगा तुम्हारा बेटा आकर? ज्यादा से ज्यादा मुझे तलाक ही देगा ना, तो दे देगा और अपनी औलाद संभाले। रोज रोज उस जहन्नुम के अंदर घुटने से अच्छा है कि एक ही दफा आजाद हो जाऊं मैं। मेरा मुंह मत खुलवा, सारे करतूत पता है मुझे तेरे। जिस घर में शादी होके जाती ना, दूसरे दिन वापस लौट कर आती। ये तो शरीफ शौहर और सास मिल गए ना, तो सर पे चढ़ गई तू हमारे। पता है मुझे सब क्यों कर रही है तू। क्या पता है तुम्हें? हाँ, रहने दो बड़ी भी, मुझे ब्लैकमेल मत करो। तुम्हारी भी जवानी की किस्से पूरे गांव में मशहूर है। बकवास बंद कर अपनी। चल बेटा, बात सुनो मेरी। इसको लेके जाओ और यहाँ नहीं आना। और तू भी सुन भाई, इस कमरे में नहीं आना। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। आनिसा की 4 साल पहले दानिश से शादी हुई थी। आनिसा मोहल्ले के एक नौजवान में दिलचस्पी रखती थी और शादी के बावजूद चोरी छुपे उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती थी। अक्सर वो मां के घर रहने का बहाना करके चली जाती थी। बच्चे को इस बात का इल्म था कि उसकी मां किसी अंकल के साथ घूमने जाती है। शब्बीर ने देखा कि आनिसा अपनी मां के घर में थी और बच्चे उमैर को कहीं अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। कहीं जा रही हो? हाँ अम्मा, जरा बाजार तक जा रही थी। इतनी तेज धूप में? अम्मा कब से जिद कर रही है खिलौनों की। बाजार जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँ। अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। एक तो इतना बोलता है। चल। वो अम्मा, दरवाजा बंद कर लीजिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जल्दी आना बेटा। जी। आनिसा बेटी की उंगली थामे घर से बाहर निकली। उधर एक दरख्त के नीचे एक नौजवान मोटरसाइकिल लिए आनिसा का इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गई तू? और इसको क्यों साथ लाई? यार क्या करती, घर में कोई भी नहीं था, ऊपर से ये भी जिद कर रहा था तो लाना पड़ा। पता नहीं यार कब अक्ल आएगी तुम्हें यार। चलो अच्छा, गाड़ी में बैठो। चलो। वो तीनों एक अनजान जगह पहुंच गए। अरे ये तो तुम्हारे दोस्त का घर है ना? हाँ, रिलैक्स चाबी है मेरे पास इसकी। अच्छा सुनो, मुझे ना ये जगह कुछ मुनासिब नहीं लग रही है, तो कहीं और चलते हैं। मामा यहाँ पर तो खिलौने की दुकान है ही नहीं। हाँ हाँ बेटा, दिलाती हूँ। ठीक है भाई, तुम उसको खिलौने दिलाओ। चलो बल्कि मैं खुद तुम्हें बाजार तक छोड़ देता हूँ। और हाँ, इसको मत लाना आज के बाद। क्यों अंकल? बेटा बाहर गर्मी बहुत है ना। अच्छा चलो, अब देर हो रही है। मामा मैंने खिलौने तो दिला दो। अरे चुप कर जा, दिलाती हूँ, बहुत बोलता है। माँ झुंझला गई। आनिसा ने मुबैना तौर पर डांट डपट कर बेटे को समझा रखा था कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, मगर बच्चा तो बच्चा ही होता है। उसने दादी के सामने सारा हाल बयान कर दिया। शाम को दादी कामकाज से लौटी तो बच्चा खिलौने से खेल रहा था। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला कलेजा मुन्ना। अरे इतने सारे खिलौने कहाँ से आए? अम्मी के साथ गए थे बाजार। अच्छा, तुम भी गए थे? अंकल की मोटरसाइकिल पे बड़ा मजा आया था। मोटरसाइकिल पे? ये अंकल कहाँ से आ गए? अरे बहू, मैं आ गई हूँ। तुम कब आई? हाँ अम्मा, वो मैं दोपहर में ही आ गई थी। ये बहुत जिद कर रहा था खिलौनों के लिए, तो इसे दुकान लेकर गई थी मैं। अच्छा हाँ, ये बता रहा था कि तुम लोग बाइक पर आए थे। कौन था? भाई था? सास का जुमला सुनकर बहू सटपटा कर रह गई। वो अम्मा, मेरा कजन है ना, वो था।
उसने मैंने उसको बोला कि ना हम मुझे दुकान छोड़ दे, तो उसने मुझे दुकान छोड़ दिया बेचारे ने। अच्छा बेटा, दानिश ने कहा था कि रात को खाना वो घर पर ही आकर खाएगा, तो तुम खाना बना लो। अम्मा मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, प्लीज होटल से मंगवा लेना। चलो ठीक है। और इधर ला खिलौने, और सुन, कोई बात नहीं दिखती तेरे पेट के अंदर, इधर ला दे खिलौने, मुझे दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चल उठ, तुझे नहलाऊं मैं, उठ। नहीं मैं नहीं। चल उठ, सर तो देखूंगी मैं तेरा, उठ जल्दी उठ। माँ बच्चे को जबरदस्ती कमरे में ले गई और उस पर तशद्दुद करने लगी। बहुत बोलता है तू, तुझे समझ नहीं आता, कोई बात तेरे इस पेट में नहीं रुकती है। अब अगर कोई बात इधर से उधर हुई ना, तो तुझे मैं इस संदूक में बंद कर दूंगी। बताएगा? बोल। हाँ? दादी के कानों में आवाज आ रही थी, वो सारे मामले को समझ चुकी थी, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सास ने बहू को कोई ताना नहीं दिया था, लेकिन घर की फजा में अचानक तनाव पैदा हो गया था। बहू पहले तो शौहर और सास से झगड़ा करके अपनी महरूमी का गुस्सा उतार दिया करती थी, लेकिन अब 4 साल की मासूम जान जो आनिसा का अपना इकलौता बेटा था, मां के तशद्दुद का निशाना बनने लगा। एक दिन आनिसा का शौहर काम से वापस आया तो उसका बच्चा माँ के खौफ से एक कोने में पड़ा हुआ था। बाप को देखकर उससे लिपट गया। कैसा है मेरा शहजादा बेटा? अंसा, तुमने इसे कुछ कहा है क्या? हाँ, मैं ही तो एक इसकी दुश्मन हूँ ना। अरे ये गाल पर निशान कैसे? अरे कुछ नहीं, वो बेड पे खेल रहा था तो वहां से गिर गया। नहीं पापा, मामा झूठ बोल रही है, उन्होंने मुझे चाटे मारे। चुप कर तू, बिल्कुल बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलने लग गया है, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। मैंने कब झूठ बोला? और आइंदा ने देखो तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया हो तो। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ बेटा, क्या बात है? देख रही हो तुम क्या हाल किया इसने मेरे बच्चे का? बेटा ये तो रोज की कहानी है, हर माँ अपने बच्चों को मारती है, लेकिन ये तो लगता है इसके खून की प्यासी है। एक काम करें ना, आप लोग पुलिस थाने जाके कंप्लेन करवाएं कि एक डायन अपने ही बच्चे को जान से मार देना चाहती है। मैं जेल चली जाऊंगी और आप दोनों के कलेजे पे ठंडक पड़ जाएगी। जब देखो माँ ने ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया। अरे हद होती है किसी बात की। चलो अपने बाप के पास से। चलो अपना काम करो, तुम इस लायक नहीं कि मासूम तुम्हारे हवाले किया जाए। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और खबरदार के आइंदा मुझे कॉल करने की तुमने कोशिश की तो। मैं देखता हूँ तुम कैसे जाती हो। बेटा जाने दो इसको, यहाँ कौन इसके इंतजार के लिए बैठा है? वहाँ तो उसको पूछने वाले बहुत हैं। कौन कौन पूछने वाला है इसको? वहाँ अपनी माँ से पूछ लो ना, जैसे करतूत वो अपनी जवानी में करती आई है, समझ नहीं कि उनकी बहू भी वही सब कर रही है। क्या बकवास है ये? बंद करो ये बकबक। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर पे, और किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। हट बुढ़िया। आनिसा लड़ाई झगड़े के बाद अपनी मां के घर चली गई थी। वालिदैन को एहसास था कि उनकी बेटी मिजाज की तेज है, और फिर यह भी मालूम था कि उसकी जबरदस्ती शादी करने की वजह से वो अपनी सास और शौहर से खुश नहीं थी। माँ बाप ने समझा बुझाकर अपनी बेटी को वापस तो भेज दिया, लेकिन बहू अब हत्थे से उखड़ चुकी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सास काम पर गई हुई थी। घर में सिर्फ 4 साल उमर और उसकी माँ थी, और माँ कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो कद आदम आईने के सामने तैयार होकर अपना जायजा ले रही थी। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? बेटा मैं आधे घंटे में घर आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगा, मुझे यहाँ डर लगता है। तुम्हें समझ नहीं आ रही है? कह दिया ना कि आ जाऊंगी जल्दी। नहीं मामा, मुझे पता है, अब उस बाइक वाले अंकल के साथ जाऊंगी। बच्चे के मुंह से ये जुमला सुना जैसे उसकी माँ को सांप सूंघ गया हो। लिपस्टिक उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वो मुड़ी तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई भूखी शेरनी हो। क्या कहा तुमने? हाँ? नहीं मामा, मैंने कुछ नहीं कहा। लगता है तुम्हारा इंतजाम करना पड़ेगा। ये संदूक देखे ना, इसमें बंद कर दूंगी मैं तुम्हें। चुप बिल्कुल, बैठो इधर। बच्चा खौफजदा होकर बिल्कुल चुप हो गया था। ये बिस्किट है, इसे पकड़ो, और मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, ठीक है? अपने खिलौनों के साथ खेलना, समझ आ गई? बोलो बेटा। ठीक है।
एक दिन 4 साला बच्चा उमैर अचानक कहीं गायब हो गया। बहू से पूछा तो उसने कहा कि वो तो बच्चे को घर छोड़कर मां के पास गई थी। दादी ने पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दादी दीवानों की तरह अपने पोते को तलाश करती रही, कभी गली गली घूमती, कभी घर के कमरों में झांकती। बिलाखिर पुलिस ने ये मामला हल कर लिया। पुलिस ने घर पर रेड की। उसे सहन की मट्टी पर शक हुआ जैसे कोई गड्ढा खुदा हुआ हो। पुलिस ने जमीन खोदी तो उसमें से एक ट्रंक बरामद हुआ। ट्रंक खोला गया तो नाकाबिले यकीन दिल दहला देने वाला मंजर था। बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे। सफाक और जालिम मां ने बेटे को जिंदा दफन कर दिया था। मुलजिमा ने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। शब्बीर का कहना है कि सिर्फ ये कयास करना कि मुलजिमा अपने शौहर और सास से खुश नहीं थी, इसलिए उसने तैश में आकर अपने बच्चे को कत्ल कर दिया, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन इतने बड़े संगीन नाकाबिले माफी गुनाह के पीछे यकीनन और भी वजूहात रही होंगी जिसने एक माँ को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। शब्बीर ने इस नाकाबिले बयान दुख को महसूस किया है और बच्चे के लवाहिकीन को सब्र से काम लेने की तलकीन की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।